Hello class, I am Siti Goel in front of you and the same pattern we discuss about electrochemistry. And today we discuss Faraday's second law of electrolysis. हम फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमने जैसे डिस्कस किया, फैराडे का फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि आपका किसी भी सब इलेक्ट्रोड के ऊपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और liberated is directly proportional to the amount of electricity that will be pass the electrolyte। कि आप एक इलेक्ट्रोलाइट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, कि कितना आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होगा, वो कितना लिबरेट होगा, उसके क्या होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज आपका टॉपिक है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको क्या कहता है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हो। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको ये लॉ क्या कहता है, राइट कीजिए आप मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन the same quantity of electrolyte, when the same quantity of electricity is passed through, आपकी जब क्या होती है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे स्पेस है, इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, आपकी क्या होती है, टू डिफरेंट, आपका क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या होती है, पास होती है टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहाँ तक के डेफिनेशन को हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आपकी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, इस पास उसको पास कराते हैं हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, आपके सॉल्यूशंस हैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे हम डायग्राम के साथ करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टू डिफरेंट आपको इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, क्या गिवन है आपको, टू डिफरेंट बीकर गिवन है जिसमें आपके दो अलग अलग आपको सॉल्यूशन गिवन है। आपने मान लिया यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट गिवन है वो क्या आपके पास कॉपर सल्फेट, क्या आपके पास कॉपर सल्फेट। दूसरा आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है वो क्या आपके पास जिंक सल्फेट। ओके, आपको कहता है यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, वो कैसे कनेक्ट है आपके सीरीज में। तो सबसे पहले आपको इनको कैसे करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तब आपको जो यहाँ पे रिस्पॉन्स कहता है वो रिस्पॉन्स ही कहता है कि द वेट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पे कह सकते हैं द वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, की जो इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाओगे आप उसके ऊपर जो डिफरेंट सब्सटेंस आपके क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयर इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब आप डेफिनेशन को दीजिए कि आपको कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आपकी दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, किस तरह से है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रोड्स गिवन है, क्या गिवन है आपको, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स डिप है आपके, टू इलेक्ट्रोड्स डिप है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे इनको क्या करते हो, वायर से आप क्या करने वाले हो, कनेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सीरीज का मतलब आप इनको सीरीज में ही कनेक्ट करते हो और इन इलेक्ट्रोड्स को आप आपस में क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। यहाँ पे आपने क्या लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है आपने, बैटरी लगाई हुई है। जैसे आपको दिखाई दिया हुआ है कि ये क्या आपका पॉजिटिव, ये क्या आपका पॉजिटिव, तो ये वाला टर्मिनल भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव आपका यहाँ पे है तो नेगेटिव होगा। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, और ये वाला क्या होगा आपका पॉजिटिव। इस तरह से आपका क्या है, ये सर्किट आपका सीरीज में क्या है, आप पे कंप्लीट है।
कैसे जुड़ा हुआ है ये आपका सीरीज में, कि करंट आपका बिल्कुल यहाँ से जाता है, इस तरह से आपका कंप्लीट एक ही सर्किट है, ये सीरीज में सर्किट जुड़ा हुआ है। तो आपको डेफिनेशन में यही कहती है कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने देखा साल्ट इनके क्या है, डिफरेंट है, दोनों को आपने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। जो वेट था आपका इन इन जो सब्सटेंसेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जितना डिफरेंट सब्सटेंस है आपका वो डिपॉजिट होगा या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। किनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। जैसे आपने फर्स्ट में किया था, फ्राइडे का फर्स्ट क्लास था, वहां पे आपकी नई टर्म आई थी, वो टर्म क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपने वहां पे जेड की टर्म देखी थी, वो क्या थी, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की टर्म आई थी। यहाँ पे आपकी जो टर्म है वो क्या, आपकी इक्विवेलेंट वेट की टर्म आती है। क्या टर्म आती है, आपकी इक्विवेलेंट वेट। कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पे करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल करते हैं, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको कहते हैं कि आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताना है कि आपका इक्विवेलेंट वेट आप किस तरह से आप यहाँ पे अरेंज करते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, कि आपका जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उनके इक्विवेलेंट वेट के। हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इक्विवेलेंट वेट के। तो जैसे हमने अभी सॉल्यूशन की बात की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने क्या लिए थे, कॉपर सल्फेट लिया था, और हमने क्या लिया था, जिंक सल्फेट। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कॉपर, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, आपका क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, आपका कितना मास ऑफ कॉपर होता है, डिपॉजिट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके इक्विवेलेंट मास के। किसके प्रोपोर्शनल है, आपका इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर की क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से अगर आप सेम करते हैं कि मास ऑफ जिंक डिपॉजिट, आपका मास किसका निकालते हैं आप, जिंक डिपॉजिट का मास निकालते हैं, तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे करने वाले हैं, वो आप अपना फ्राइडे का फर्स्ट लॉ लेते हैं, उसके बाद आप सेकंड लॉ की आप यहाँ पे कुछ टर्म्स को निकाल रहे हैं। तो हम इसको रब करते हैं, फिर आपको स्टार्टिंग से मैथमेटिकल कराते हैं सेकंड लॉ के लिए। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट लॉ जो होता है आपका, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो आपको क्या कहता है, आपको ये बताता है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ कि जो W होता है, आपका जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो किसके इक्वल है, आपका Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। कि ZIT के क्या होता है, वो आपका बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप सेकंड टर्म में कह सकते हैं करंट मल्टीप्लाई टाइम। किसके इक्वल होता है, आपका Z मल्टीप्लाई Q। किसके इक्वल होता है, आपका Z मल्टीप्लाई Q। वहां पे Z आपको बताता है, Z आपके पास वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और Q आपके पास क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, जितना आप उसमें पास कराते हैं। तो इसी तरह से आपने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपने टू सॉल्यूशन लिए थे, जिंक सल्फेट लिया था और आपने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप, फर्स्ट लॉ, किसके लिए, आपको मास ऑफ जिंक डिपॉजिट निकालना है। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट, मतलब W आपको किसके लिए निकालना है, Zn के लिए निकालना है, या आपने कोई भी एक सॉल्यूशन मान लिया A के लिए निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप Z मल्टीप्लाई Q को कैसे नोट करते हैं आप, अगर आप W1 के लिए निकालते हैं, A के लिए निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Q1। क्या आएगा आपका, Z1 मल्टीप्लाई Q1। फिर सेकंड अगर आप किसके लिए निकालते हैं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, तो आप क्या कहते हैं, W2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Q2। सिंपल बात है, क्यों किसके इक्वल आएगा, आप कितना उसके अंदर वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और कितनी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप लेता है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन लर्न कीजिए सेकंड लॉ की, आपको अभी कराई थी, कि जब आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो मतलब Z1 और Z2 तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट Q1 एंड Q2 आपके क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो इट मींस Q1 इज इक्वल टू Q2 अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। किसके इक्वल है ये आपके, Q1 Q2 क्या होते हैं आपके, यहाँ पे नोट कर देते हैं हियर, Q1 इज इक्वल टू Q2 किस रूल के अकॉर्डिंग, फैराडे
सेकंड लॉ, किसके अकॉर्डिंग, फैराडे सेकंड लॉ। ओके, आपको फिर गिवन है यहाँ पे, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, इसको क्या मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको गिवन है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। आप क्या करते हैं, आपको क्या मिलता है, आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2 मल्टीप्लाई Q1 अपॉन में Q2, और Q1 अपॉन में Q2 आपको क्या है, इक्वल है। तो उस वजह से आप यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं कि W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2। ये W1 आपका W2 के जो रेशियो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका Z1 अपॉन में Z2। और Z1 को आपको मैंने पहले नोट करना बताया था, तो Z1 क्या होता है आपका E1 अपॉन में 96,500 अपॉन में E2 अपॉन में F 96,500। ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 अपॉन में E2। क्या मिलेगा आपको, E1 अपॉन में E2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि जो W1 अपॉन में W2 होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका E1 अपॉन में E2। ठीक है, आपका क्या रिजल्ट मिलता है आपको कि W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2। और वहां पे E1 और E2 हमारे क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट मासेस, क्या होते हैं हमारे, इक्विवेलेंट मासेस की वैल्यू है। ये मैंने कल भी आपको कराई थी कि इक्विवेलेंट मास आपका किसके इक्वल होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो ई किसके इक्वल होता है, आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल, सॉरी एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, आपका एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी किसके इक्वल होता है, आपका एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। अगर आप E1 नोट कर रहे हो तो E1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट जो आपका मेटल है उसका एटॉमिक मास अपॉन में उसकी वैलेंसी। इसी तरह E2 उसका मास और ऊपर नीचे आपको क्या आएगा, यहाँ पे वैलेंसी आएगा। तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं कि Z1 आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, E के। हम इसको रब कर रहे हैं, आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लीजिए, हम इसके आगे बताते हैं आपको। क्या कहते हैं आपको यहाँ पे कि आपको इस रिजल्ट से प्रूव हो गया कि जो E1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Z1 के। या आप कह सकते हैं आपका कि जो Z1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के। इन दैट सेम केस आप कहते हैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2। E2 भी क्या होता है आपके Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, सो E है वो E1 हो या E2 हो, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, Z के। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया E क्या है आपका, E क्या आपका इक्विवेलेंट मास, आपका क्या है, E इक्विवेलेंट मास है। और आपका जो Z होता है, Z हमारा क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, क्या आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आपने किया यहाँ पे इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और जैसे ही आप यहाँ पे इस कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, E इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई Z। और F आपका क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या जिसको हम क्या कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इस तरह से आपने फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आपने कवर किया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कहता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको कहता है व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, ये क्या कहते हैं आपको, मेन इंपॉर्टेंस बताइए किसके बारे में, आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ था आपका, जो फैराडे फर्स्ट लॉ होता है वो हमेशा आपको किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बताता है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस gives about इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ठीक है, आप ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में आपको बताता है। इसी तरह से जो फैराडे का सेकंड लॉ था वो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आता है। ठीक है, जो फैराडे है, फैराडे का
सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस gives इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट क्या देता है आपको? इक्विवेलेंट मास का क्या देता है आपको? कॉन्सेप्ट देता है। इस तरह से आपके फेराडे थे, फेराडे की दो इंपोर्टेंस हो गई, फेराडे लॉ के बारे में आपने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।